चलिए। पॉजेसिव के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूं। मैंने कहा था गाइस कि अगर जिरेंड से पहले आती है थर्ड रो, पॉजेसिव केस आता है। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि अगर जिरेंड और प्रेपोजिशन के बीच में मैटर फंस जाता है तो हमेशा जिरेंड के अकॉर्डिंग आएगा। तीसरा मैंने कहा था कि ये तो मैंने इसके एग्जाम्पल दे दिए थे। नेक्स्ट मैंने कहा था कि देयर आर सम वर्ड्स जिनके साथ पॉजिटिव केस नहीं आता, ये पॉजिटिव का दूसरा रूल था, ठीक है ना। तो आई नीड योर फेवर नहीं होगा, आई नीड फेवर फ्रॉम यू होगा, ठीक है। यार योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल नहीं होगा, ठीक है। सेपरेशन फ्रॉम यू, हमेशा प्रेपोजिशन लगा के हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल, एक एग्जाम्पल लिखो आप लोग, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, 4 लाइन का। लिखिए, अभी नहीं लिखना है, 1 मिनट रुक जाओ जरा, पहले मुझे इस सवाल का जवाब दो आप लोग। आई स्पेंट माई ऑल मनी ऑन योर एजुकेशन, ऑन योर एजुकेशन। बताइए क्या सही लिखा हुआ है ये, या गलत लिखा हुआ है ये, या क्या। कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे? हाँ, चलो मैं बताता हूं आपको गाइस। एक रूल लिखवाने जा रहा हूं, ये पॉजेसिव का हमारा कौन सा रूल हो जाएगा, थर्ड रूल हो जाएगा, है ना। रूल ये है गाइस कि अगर कहीं पे ऑल वर्ड लिखा मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए, ऑल वर्ड लिखा मिल जाए, तो ध्यान रखना कि ऑल से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं हम लोग। पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज ऑल से पहले करते हैं, ठीक है। तो सही माना जाता है। अगर सॉरी, ऑल के पहले अगर लिखा हो तो गलत माना जाएगा। अगर ऑल के बाद लिखा गया है पॉजेसिव एडजेक्टिव तो सही माना जाएगा। कहने का मतलब है, मैं आपको इन शॉर्ट कहूं कि एम में नहीं होता गाइज, ए एम होता है। इन शॉर्ट इसका क्या मतलब है, मतलब माई ऑल लिखना सही नहीं है, ऑल माई लिखना ज्यादा सही है। हालांकि इसका हिंदी वर्जन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आई स्पेंड ऑल माई मनी ऑन योर एजुकेशन, ठीक है ना। लेकिन हिंदी बनाओगे तो कैसे भी बनाओ सही बनेगी वो तो, क्योंकि गलत भी लिख दिया तो भी हिंदी हम सही बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सही नहीं लिखा, तो रूल लिख लो पहले आप लोग, फिर एग्जाम्पल लिख लेना आप लोग।
आगे बढ़ जाएं। हो गया, लिख लिया सबने? एग्जाम्पल लिख लो फटाफट। डन, आओ चलो लेट्स। यही तो देखो पॉजेसिव में यही तीन होते हैं, लेकिन इसके एग्जांपल कुछ और दे रहा हूं आप लोग बताना कि क्या सही क्या गलत है। पहला एग्जांपल है द कंपनी, लिखते चलो साथ में आप लोग। द कंपनी हैज अपॉइंटेड the company has appointed some telecallers to call their clients, the Ganga has been reversed by the civilizations. The Ganga has been reverbed VRVD by the civilizations flourishing, reverbed, हाँ, on their banks. Next is I'm writing my autobiography. I'm writing my autobiography. I would like to make your leave now. बताओ भाई, पहले वाले में क्या एरर हो सकता है? नहीं बताओगे? द कंपनी हैज अपॉइंटेड, कंपनी ने अपॉइंट किया है सम टेलीकॉलर्स टू कॉल, किसको कॉल करने के लिए? देयर क्लाइंट्स। किसके क्लाइंट्स हैं? कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो कंपनी कौन सा प्रोनाउन होता है भाई? लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए क्या आता है? ही, इट आता है। तो इट का पॉजेसिव केस क्या होगा यहां पे? इट्स। कॉमा लगा दूं क्या ऊपर? लगेगा कि नहीं लगेगा? इन दोनों में से कौन सा वाला इट्स आएगा? नीचे वाला ऊपर वाला? ऊपर वाला। बिल्कुल ही सही है जवाब, नीचे वाला आएगा। ठीक है, ऊपर वाले का मतलब क्या होता है? इट इज। तो क्या हम बोलेंगे? इट इज क्लाइंट्स। ठीक है ना, पॉजेसिव तो नीचे वाला है, ऊपर वाला तो सब्जेक्ट और वर्ब है। अगला वाला, द गंगा हैज बीन रिवर्ड बाय सिविलाइजेशन फ्लरिशिंग ऑन इट्स बैंक। गंगा क्या है? एक तरह से नदी है। वैसे हम लोग देखो, सुनो, हम लोग ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में एकमात्र जो अपनी नदियों को हम लोग
गंगा को हम लोग माँ की तरह मानते हैं, तो हम लोग हर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, सिर्फ यही होता है। ठीक है, इंडिया जो हमारी मदर लैंड है, उसके साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं, हर। लेकिन कोई भी दुनिया के कोई और जनजाति, कोई दूसरा देश, कोई लोग अपने देश को माँ बाप की तरह नहीं मानते हैं। ठीक है, कभी आपने नहीं सुना होगा अमेरिका डैडी या हुलुलुलु पापा या कुछ और, लेकिन आपने सुना होगा कि इंडिया इज माई मदर लैंड, है ना। और इसके लिए आगे हर का प्रयोग किया जाता है, वो गलत नहीं है। ठीक है, आई एम राइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी। देखो सुनो, ऑटोबायोग्राफी तो खुद के द्वारा ही लिखी जाती है, तो माई नहीं आएगा, सुपरफ्लुअस है गाइस ये। आई एम राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी कर लो, एन लगा लो, ठीक है ना, लेकिन माई नहीं आएगा। सुपरफ्लुअस समझते हो आप लोग क्या होता है, जब सेम सेंस दे रहा हो तो गलत हो जाता है। अगला वाला, आई वुड लाइक टू टेक योर लीव नाउ। अभी पीछे लिखवाया था कुछ ऐसा शब्द जिनके साथ पॉजेसिव केस नहीं आता, लीव के साथ नहीं आता, लीव, सेपरेशन, फॉरगिव, ये लिखवाया था ना अभी पीछे, तो लीव फ्रॉम यू होगा यहाँ पे। हो गया डन भाई, आगे बढ़ जाएं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। हाँ, ऐसे ही चला रहा हूँ। भाई तीसरी लाइन होगी, अब आते हैं चौथी लाइन पे। चौथी लाइन का नाम क्या था बाय द वे? पोजेसिव प्रोनाउन, है ना भाई? अरे बोलो नहीं प्लीज। देखो भाई, आप लोग ना दूसरे के मैटर में ना बोला करो, ठीक है? बिल्कुल गलत बात है ये सभ्य होने की निशानियां तो नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है आप, मैंने ये बात शायद पहले भी बोली है, जितना कम बोलोगे उतनी ज्यादा इज्जत रहेगी। ध्यान से सुनना गाइज, पॉजेसिव केस दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो हमने अभी पढ़ लिया सारा का सारा, और एक होता है दूसरा वाला क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका आता है हिज आता है, हर आता है, इट्स आता है, माई आता है, योर आता है, देयर आता है, यार आवर आता है, ठीक है ना। और इसमें क्या आता है, इसमें भी कुछ कुछ आता है, क्या क्या आता है वो भी दिखाता हूं आपको। इसमें हिज आता है, हर का हर्स हो जाता है, इट्स हो जाता है, माइन हो जाता है, योर्स हो जाता है, देयर्स हो जाता है, आवर्स हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या आपको पता है? दोनों ही अधिकार बताते हैं। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार बताना, दोनों ही अधिकार बताते हैं। लेकिन क्या ध्यान रखना, ये जो शब्द है ना, याद रखना आप लोग कि ये किसी नाउन के पहले आएंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ये किसी, इसकी वजह से नहीं लिख रहा था, अब ये यमराज के पास लिखेगा। ठीक है, ये किसी नाउन के पहले आते हैं गाइस, और ध्यान रखना ये हमेशा एंड ऑफ द सेंटेंस आते हैं। ठीक है, ये हमेशा किस में आते हैं, एंड में आते हैं, इनके बाद कोई नाउन नहीं आता। आगे बढ़े। अच्छा, ये इनको डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको?
हाँ, सुना नाम आप लोगों ने कभी? क्या होता है फिर? हाँ? नहीं, ये डिटर्मिनर है, आप ये पढ़ दो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ होता क्या है। डिटर्मिनर होता है गाइज एक ऐसी चीज जो किसी नाउन के आगे आती है। आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर होते हैं। जैसे पेन लिखा है तो पेन के आगे ए लगा दो, है ना। एप्पल के आगे एन लगा दो, है ना। या इसके आगे द लगा दो, ठीक है ना। ये सारे डिटर्मिनर, ये भी डिटर्मिनर है। तो ऐसे डिटर्मिनर, दोज डिटर्मिनर हु आर फॉलोड बाय अ नाउन, है ना, ऐसे डिटर्मिनर जो किसी नाउन के पहले आते हैं। और ये क्या होता है, हमेशा एंड ऑफ द सेंटेंस आते हैं। हो गया डन। चर्चा तो हमें इसकी करनी है, तो कर चुके हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग बताना सही है गलत है। पहला है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक एंड दैट इज डैश। पहला एग्जाम्पल, योर्स बुक। दूसरा एग्जाम्पल, योर्स। तीसरा एग्जाम्पल, योर्स। सेकेंड, डैश अराइव ऑन टाइम, डैश बस अराइव ऑन टाइम, डैश बस अराइव्ड ऑन टाइम। देयर, देयर्स और देयर्स। The dog had a chain. हम्म। स्पीड देख के बताओ लास्ट कहां तक दिया था। हम्म? कहाँ ईडीएम ही चल रहे थे ना आप लोग तो। कहां तक हो गया था दिखाओ। ईडीएम 400 तक चलेंगे आप लोगों के। लास्ट क्वेश्चन नंबर कितना है? हाँ तो उसके बाद मिलेगा बस। हाँ जी, इसका बता रहे हो? क्या बता रहे हो बताओ। पहले वाले में बताओ। योर्स, कौन सा वाला योर्स? थर्ड वाला बता रहे हैं। अच्छा, दूसरे वाले में बताओ। देयर्स, ये वाला। अच्छा, मेरा आंसर नहीं है, टिक मत करना भी। हाँ, थर्ड वाले में क्या होगा?
what all she gives is his blessings. मुझे नहीं पता किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है इतना बताओ। सेकंड वाले में एरर, लास्ट वाला ये पढ़ने में अटपटा लग रहा है इसलिए तुम एरर करोगे, मुझे पता है। चलो आज कोई बात नहीं, और डिस्कस करते हैं भाई। सुनना ध्यान से आप लोग। पहला वाला, दिस इज माय बुक एंड दैट इज योर्स, बिल्कुल सही है ये। कभी भी याद रखना ऐसा योर्स नहीं लिखा जाता। जब आपको टेबल लिखवाने लग रहा था तो मैंने बताया था कि किसी भी प्रोनाउन के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, एक वो इट को छोड़ के इसका कुछ और ही मतलब होता है। अगला देयर बस, अच्छा एक चीज और, जब आप यहां पे योर्स लगाओगे तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है? प्रोनाउन है, क्योंकि अभी बताया कि पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा कहां आएगा? सेंटेंस के एंड में आएगा। अब ध्यान से सुनना, सेंटेंस के एंड में आएगा या यूं कह लो किसी नाउन के पहले नहीं आएगा मतलब। अगला यहां पे देयर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है, देयर आएगा। मुझे बताइए ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है पॉजेसिव प्रोनाउन है? ये एडजेक्टिव है, क्योंकि बस हमारा क्या है और नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, तो देयर बस अराइव्ड ऑन टाइम। अगला द डॉग हैड अ चेन अराउंड इट्स नेक, है ना, इट्स नेक। एक्चुअली जो कुत्ता है उसके गले के चारों ओर क्या है? इट इज नेक नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना, गलत है ये। अगला व्हाट ऑल शी गिव्स, अच्छा एक बात बताओ मुझे, वो क्या दे सकती है सिवाय अपने ब्लेसिंग्स के? ये कहना चाह रहा है व्हाट शी गिव्स, व्हाट ऑल शी गिव्स इज हिज ब्लेसिंग्स। अब देखो यहां पे लिखा हुआ व्हाट ऑल शी गिव्स इज हिज ब्लेसिंग्स। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर यहां पे हर लगा लो, क्योंकि वो है तो वो अपनी ब्लेसिंग्स देगी ना। लेकिन एक बात बताओ, मान के चलो एक बच्चे ने कहा सर मान के चलो एक फैमिली है, फैमिली में फादर नहीं है मदर ही है, तो हमने ये भी तो कह सकते हैं ना कि व्हाट ऑल शी गिव्स इज हिज ब्लेसिंग्स, है ना। किसी और की ब्लेसिंग्स दे सकती हैं क्या? देखो इस सेंस में सोचा तो जा सकता है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग ये सही नहीं होता है। जो हमारा सब्जेक्ट है हम उसी के लिए क्या लगाएंगे? तो हर ही आएगा, ठीक है ना। अगला अ फ्रेंड ऑफ माइन होगा गाइस, यहां पे अ फ्रेंड ऑफ, आगे बढ़ जाए। कितना था? 283। हो गया, आगे बढ़े। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया सब्जेक्टिव केस, इज एम आर वॉज वर, इज वॉज वर देन और एज का पहली लाइन आती है। दूसरी लाइन के बारे में पढ़ाया कि किसी भी प्रेपोजिशन या मेन वर्ब के बाद दूसरी लाइन आती है। तीसरी लाइन के बारे में पढ़ाया कि जिरेंड से पहले आती है ना, और कुछ शब्दों के साथ नहीं आता है, ऐसे केसेस भी बताए मैंने आपको। चौथी लाइन के बारे में बताया कि हमेशा एंड ऑफ द सेंटेंस आता है, इसमें कुछ खास एरर नहीं पूछा जाता। अब बात करते हैं पांचवी लाइन के बारे में। 5 ही लाइनें टोटल थी, तो लास्ट लाइन पे आ चुके हम लोग। पांचवी लाइन का नाम क्या है बाय द वे? रिफ्लेक्सिव केस। क्या नाम है उसका? रिफ्लेक्सिव केस। तो हेडिंग लिख लो आप लोग, हाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भाई? ऐसे शब्द जिनमें सेल्फ लगा हुआ है, जैसे कि माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ होगा या सेल्फ्स होगा? सेल्फ होगा, याद रखना, इस पे भी एरर पूछे जाते हैं, ठीक है ना।
अगला योर सेल्फ में दोनों ही हो जाता है, SELF भी हो जाता है, SELF भी हो जाता है और योर सेल्फ भी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हिमसेल्फ हो जाता है, इसके अलावा हर सेल्फ हो जाता है, देमसेल्फ हो जाता है, ठीक है, वन सेल्फ हो जाता है, इटसेल्फ हो जाता है, ठीक है, ये सारे के सारे एक्सेट्रा। अब आपको पता है क्या, इसमें ना ऐसा रूल आता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं गाइस जिनके बाद ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवश्यक रूप से नहीं आता है। मतलब अगर ये वर्ड आ गए जो मैं बोलने जा रहा हूं और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया तो उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और वो लोग लगा के देंगे, हमें हटाना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा निम्न शब्दों के बाद, निम्न शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, कौन से शब्द हैं भाई, देखना आप लोग, ध्यान से सुनना, देख रहे हो ना, देखो कैसे, कैसे तकदीर भी मुझे हंसाती रहती है। ठीक है ना, ये शायरी होगी सीरियसली, तो मैं तो पिछले 10 साल से शायर हूं मैं तो। ठीक है ना, गालिब मेरे अंदर दफन है। ठीक है ना, आओ सुनो, कैसे तकदीर भी मुझे हंसाती रहती है, लेकिन जो लोग रोने वाले हैं अगर वो आर को आगे ले लेंगे तो हो जाएगी रुलाती रहती है। ठीक है ना, तो के का मतलब होता है गाइस कीप, क्या होता है, एस का मतलब हो गया स्टॉप, टी का मतलब हो गया टर्न, क्यू का मतलब हो गया क्वालिफाई, बी का मतलब हो गया बात, वो नहाने वाला बात, एम का मतलब हो गया मूव, एच का मतलब हो गया हाइड, और आर के दो मतलब है मित्रों, एक है रेस्ट और एक है रेस्पाइट। तो अगर आपको ये शब्द कहीं पे दिख जाए तो उसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज करना जी। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बोथ, मूव, हाइड, रेस्ट एंड रेस्पाइट। लिख लिया क्या? एग्जाम्पल लिखो इसका।
इतने भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। फास्ट है क्या तुम में से किसी का? आपका है? नो के नो 3। बाप रे बाप। हो गया, आगे बढ़े। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो देखो मैंने आपको ये बताया कि कुछ ऐसे शब्द, बातें नहीं प्लीज भाई, मैंने आपको ये बताया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद क्या नहीं आता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। अब हम पढ़ने वाले कुछ ऐसे शब्द जिनके बाद आवश्यक रूप से आता है, मतलब वो नहीं लगाएंगे और हमें लगाना पड़ेगा, नहीं लगा तो एरर हो जाएगा। ठीक है ना? तो लिख लो आप लोग अगला रूल। निम्न शब्दों के बाद, निम्न शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। कौन से शब्द हैं? रिफ्लेक्सिव केस विल बी यूज्ड आफ्टर दीज फॉलोइंग वर्ड, है ना? एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रोस्ट्रेट, इंजॉय, इंटरटेन, रिगेल, एक्विट, अम्यूज, exert, apply, adjust, adapt to, reconcile to, resign to, avail of, tried on, और introduce।
हो गया, लिख लिया सबने? अब देखो ये जो लास्ट के मैंने वर्ड लिखे हैं ना, इनके साथ कुछ कंडीशंस भी हैं गाइस। मैंने कहा ना इंग्लिश में कुछ भी फिक्स नहीं होता, मैं किसी बात की कोई गारंटी नहीं लेता। जैसे मान लो मैंने बोला शी इज एब्सेंट या शी वॉज एब्सेंट, इसमें तो नहीं आया रिफ्लेक्सिव केस, नहीं आया ना, लेकिन इसमें तो बोला कि आना चाहिए था। ठीक है, तो मैं क्या यूं बोलूं कि शी वॉज एब्सेंट हर सेल्फ इन द क्लास, तो ये तो और गलत लग रहा है ना, अगर लगने पे आए तो। लेकिन जो मैं बोलता हूं कि शी वॉज एब्सेंट, ये सेंटेंस ठीक है, इसमें रिफ्लेक्सिव केस नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद आवश्यकता ही नहीं है। अगर किसी केसेस में आया प्रोनाउन तो वो कौन सा केस आएगा? रिफ्लेक्सिव केस आएगा। लेकिन इस केस में तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एब्सेंट प्रेजेंट जो है वो तो खुद ही लास्ट वर्ड है और कहानी खत्म हो रही है वहां पे। अगर सेंटेंस आगे कंटिन्यू होता, ठीक है, जैसे मान लो कहता हूँ कि शी इंट्रोड्यूस मी, ऐसा बोल दिया। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूँ कि आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू, ये ठीक है, ये भी ठीक है, बिना बिना माई सेल्फ वाला भी ठीक है और माई सेल्फ वाला भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस पे क्या हो रहा है, सेंटेंस खत्म हो रहा है, वहां पे आवश्यकता नहीं है कि शी इंट्रोड्यूस मी। लेकिन अगर मैंने कहा कि आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो यहां पे तो लगेगा फिर तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो किसी किसी में जहां पे प्रोनाउन आया वहां पे रिफ्लेक्सिव आएगा, वरना ऐसा नहीं कि अननेसेसरी हम उसके पीछे पड़े हैं। दूसरी बात, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है जिसमें टू लगा रखा है, ध्यान रखना, ये इसके बाद आने वाली प्रपोजिशन और ये आएगी ही आएगी, और जब भी रिफ्लेक्सिव आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, अब आ जाओ इसका एग्जाम्पल करते हैं जरा। रिकनसाइल टू, इसमें अलग अलग मतलब है। अवेल ऑफ का मतलब होता है फायदा उठाना किसी चीज का, अपॉर्चुनिटी का। रिजाइन टू का मतलब भाग्य भरोसे छोड़ देना किसी चीज को। ठीक है, एक एग्जांपल लिखिए आप लोग, आई प्रोस्ट्रेटेड, इतनी घटिया राइटिंग आ रही है। आई प्रोस्ट्रेटेड in the feet of, in the feet of Lord Krishna। प्रोस्ट्रेटेड का मतलब होता है समर्पित कर देना, तो मैंने खुद को समर्पित कर दिया कहा, इन द फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो कर दिया तो अच्छी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस पार्ट में एरर है ना, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, तो आप क्या कहोगे? ए पार्ट में एरर है। क्यों? क्योंकि यहां पे इस शब्द के बाद क्या आना चाहिए था, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस आना चाहिए था। क्या लिख दूं यहाँ पे? हिमसेल्फ नहीं लिख सकता, हर सेल्फ नहीं, बहुत सारे हैं, कौन सा लिखूं मैं लिखूंगा वही जिस जो मुख्य रूप से जरूरी होगा। तो आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है यहाँ पे? माई सब, कुछ भी नहीं लिख देंगे। दूसरा, she reconciled to the demands of her in-laws। देखो रिकनसाइल टू लिखा हुआ है गाइस, है ना, तो इनके बीच में रिफ्लेक्सिव केस आएगा। एक तो रिकनसाइल के बाद टू आता ही आता है, और क्या आएगा यहाँ पे? बाध्य होना, बाध्यकारी होना, कि वो बाध्यकारी है, मतलब बाउंडेड है टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ हर। मान के चलो इन लॉज ने आफ्टर मैरिज डिमांड कर दी है कि एक पलंग और मिल जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, अगला, ऐसे केसेस सुने आप लोगों ने कभी? शादी के बाद के डिमांड वाले सुने, है ना?
अच्छा तुम क्या लग रहा हो, तुम लोग दहेज प्रथा के खिलाफ खड़े हो क्या? लड़कियां तो खड़ी होंगी क्योंकि उनको देना है, उनकी बात नहीं कर रहा। लड़को, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम दहेज प्रथा के खिलाफ खड़े हो क्या? नौकरी लगने की देर है, तुम लोग कहोगे क्रेटा चाहिए मुझे। सुना, अरे प्लीज सुनो ध्यान से आप लोग। जैसे नौकरी लगने की देर है, तो जैसे अभी करा, मैं तो डाउरी सिस्टम के खिलाफ हूँ, डाउरी पे ऐसे लिख दूंगा 500 वर्ड्स का। लेकिन जैसे ही नौकरी लगे, मैं तो क्रेटा लूंगा, बुल्ट लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा। ठीक है, ऐसी डिमांड्स आ जाती हैं। और तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होगी घर वालों को जाकर बोल दो कि रहना दो, दहेज क्यों ले रहे हो, इतना मारेंगे ना तुम्हें। ठीक है, तुम बोले, जैसे मैं, मेरी शादी के 3 महीने बाद मेरी वाइफ ने बताया कि मैं तो इतने में गया हूँ। ठीक है ना, मुझे नहीं पता था सीरियसली कितने में गया हूँ मैं। लेकिन जब मुझे पता चला तो ठीक ठाक चला गया यार, मैं तो इतने की तो हैसियत नहीं लग रही थी मुझे मेरी। समझ रहे हो आप लोग, मोटी चैन मोटा पैसा। तो लेकिन मुझे, मैंने सोचा यार बुलेट नहीं तो स्प्लेंडर ही देते। मेरी खटारा कब तक चलेगी ये। ठीक है, तो मजाक कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं अपने पेरेंट्स से नहीं लेता तो बाहर वालों से किससे लूंगा, है ना, वो चीज है। द ऑफिसर्स एक्विटेड वेल इन क्राइसिस। दहेज लेना है लो, नहीं लेना मत लो। लेकिन अगर दहेज के लिए बात हो गई ना कि इतना देना और इतना लेना है, तो उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए, वरना वो कलेश का घर बन जाता है ना। मान के चलो हमारी कक्षा की छात्राओं का ब्याह हुआ, है ना, और बात हो गई, लेकिन कोई एक चीज नहीं दी, बोला था, कमिटमेंट किया, डील हो गई थी, डील डन हो गई थी, लेकिन एक चीज नहीं दी कोई भी, तो वो जिंदगी भर का ताना हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है ना, इसलिए या तो करो ही मत, डील डन, बात खत्म, हमें नहीं देना, बात खत्म होगी, तुम्हें राजी होता तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है ना। लेकिन अगर हो गया तो फिर रखना चाहिए, इन दैट केस ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़ जाए। द ऑफिसर्स एक्विटेड वेल इन क्राइसिस। ऐसा बिहार में होता है, शादी एक बार फिक्स कर लो, फिर होता क्या है कि एंड टाइम पे वो मना कर दो। ठीक है, तो हमारे बिहार में खास बात है, तुम्हें पता है, वहां पे आप लोगों ने वो मूवी देखी जबरिया शादी, एक जबरिया जोड़ी करके मूवी आई थी। बिहार में दूल्हे अगवा कर लिए जाते हैं, यस, ऑन द स्पॉट। ठीक है ना, किडनैप कर लेते हैं दूल्हों को। जैसे मान के जो लड़की अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन पिता वेल्दी है, वो पैसा देना चाहता है ना, और ऐसा कुछ आप मूवी देखना, को रियलिस्टिक घटना है ये। ठीक है, कि दूल्हे अगवा कर लिया है, शादी हो गई, अब तुम भगो बेटा, तुम कहाँ भगोगे। ठीक है, द ऑफिसर्स एक्विटेड वेल इन क्राइसिस। अगला, द स्टूडेंट एक्सर्ट हिमसेल्फ हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यहाँ पे द ऑफिसर्स एक्विटेड के बाद क्या लगाऊं यहाँ पे भाई मैं? क्या क्या लगेगा बोलो, सही लग रहा है? एक्विटेड वर्ड लिखवाया था मैंने, 3 3 6 7। क्या लगाऊं फिर एक्विटेड वर्ड, कौन सा रिफ्लेक्सिव केस तो आएगा ही आएगा। हिमसेल्फ लगाऊं, हरसेल्फ लगाऊं, देमसेल्फ लगाऊं, क्या लगाऊं? क्यों लगाऊं देमसेल्फ भाई? बहुत सारे हैं भाई, है ना, जब बहुत सारे हैं तो क्या आता है यहाँ पे? देमसेल्फ आता है, SELVS। जो स्टूडेंट एक्सर्ट देमसेल्फ, यहाँ भी वही होगा, एक्सर्ट वर्ड लिखवाया था। ठीक है, मोटी चैन मोटा पैसा। नहीं, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत है, इसकी जगह पे ये लिख लेना।
आगे बढ़े, अगला लिखो आप लोग। आई प्राइड ऑन बीइंग able to work smoothly, being able to प्राइड ऑन, है ना, गर्व होने के सेंस में, तो आई प्राइड माई सेल्फ ऑन होगा। यू शुड अवेल योर सेल्फ, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहिए। यू शुड अवेल योर सेल्फ टू दिस अपॉर्चुनिटी। हो गया, आगे बढ़ जाए, हो गया। ओहो, हो गई बसड़, मैंने डिलीट और कर दिया है। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप लोग, क्या ये सही लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है? एक बात बताओ, यहाँ पे जो मैंने हिमसेल्फ लिखा है, क्या इससे मैं ये समझूं कि किल वर्ड के बाद हिमसेल्फ आता है? किल वर्ड तो मैंने लिखवाया नहीं लेकिन, है ना। लेकिन एक बात बताओ मुझे, इसका ये मतलब नहीं है, देखो आया है ठीक है, उसने खुद को मारा और क्या मारा, अपने 4 बच्चों को मारा, तो जो काम खुद के ऊपर होता है ना उसके साथ हिमसेल्फ आता है। अगर मान के चलो मैंने खुद को मारा तो मैं बोलूंगा आई स्लैप्ड माई सेल्फ, लेकिन अगर मैंने इनको मारा तो फिर मैं कहूंगा आई स्लैप्ड हर। यहाँ पे हर सेल्फ का प्रयोग, इसका ये मतलब नहीं कि स्लैप वर्ड का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो ये आप ये जजमेंटल मत हो जाना कि इसके बाद आता ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम खुद के ऊपर अप्लाई होगा वहां पर रिफ्लेक्सिव केस आएगा, जो दूसरे पे अप्लाई होगा उस पर नहीं होगा। ही पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज 4 सन्स, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। नहीं हिमसेल्फ तो वो तो देमसेल्फ होता है। जैसे ऑफिसर्स वाला जो सेंटेंस आया था वहां पे देमसेल्फ ठीक लिखा हुआ है क्योंकि ऑफिसर्स एक से ज्यादा है, ठीक है। वैसे नॉर्मली दे का देमसेल्फ होता है ना। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट लिख लो आप लोग हेडिंग डेमोन्स्ट्रेटिव केस, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें भी 2 केसेस होता है गाइस, एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव केस में 2 होते हैं, एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव
और एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वॉकअप की शीट खोल लो आप लोग। पीडीएम चलने लग रहा है। ये प्रोनाउन थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, हिमांशु कुछ तो बोलो भाई, ऐसा लग रहा तुम हो ही नहीं। अरे कहाँ चला गया? सबको मिल गया? एक रह गया होगा, किसी के पास दो है क्या? 3 3 6, अच्छा इसको नहीं गिना था, 3 3 6 एक साथ ही गिने थे। दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। कहां से करना है? 280 करो फिर। हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड्स। कुछ आओ देखो सुनो। हेड इन द क्लाउड्स का मतलब होता है गाइस डे ड्रीमिंग करना। क्या करना? दिन दहाड़े सपने देखना, है ना? जागती आंखों से सपने देखना। ठीक है, फॉर्म भरा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि वर्दी मिल गई है, ठीक है, दिल्ली पुलिस की, या ऐसा कुछ। आगे बढ़े। अगला, टू ग्रीस इन पाल्म। ध्यान से सुनना है। मान के चलो आप लोगों का ना, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पे फाइल बिना पैसे को तो बढ़ती नहीं आगे। फाइल आगे तब बढ़ेगी जब उसमें स्लिप होगा, और स्लिप तो तब होगा जिसमें क्या लगाएंगे हम लोग? ग्रीस लगाएंगे। तो ग्रीस इन द पाल्म का मतलब क्या होता है? ब्राइब देना, किसी को रिश्वत देना। इसको ऑयल द पाम भी कहते हैं ना, ठीक है, ऑयल द पाम या ग्रीस द पाम। ठीक है, टू ब्राइब समवन। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इस चीज को समझना आप लोग, जरा ध्यान से सुनो, ध्यान देना आप लोग। गैस मान के चलो आप लोग की दो पेड़ हैं ऐसे मोहल्ले में ना, दो पेड़ हैं, एक ये पेड़ है और एक ये पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ पे ना एक लाश है, जिंदा लाश है। जिंदा नहीं, लाश तो मरी हुई होती, सॉरी। इस पेड़ पे क्या है? एक लाश है, और इस पेड़ पे कुछ नहीं है। लेकिन जो जो मोहल्ले के कुत्ते होते हैं वो तो आपको पता है ना, स्मेल कर लेते हैं, पता चल जाता है उनको, बॉडी वॉडी होती है कुछ ऐसा, बताया था ना? तो फिर बोलो ना क्या आंसर है इसका। तुम लोगों को भी कहानी सुनने में मजा आता है, मेरी ड्राइंग तो तुम्हें पसंद है, तो बोलो मैं एक दिन ड्राइंग की क्लास रखूं मैं। ये ऑप्शन है। हाँ, कुत्ते इस पे भौंक रहे हैं, जबकि लाश किस पे है? इस पे है ना। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट पे। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये भी बताया था। बोलो हाँ, बताया था। मान के चलो 1 मिनट के लिए किसी को ले लेते हैं, सबसे कमजोर कौन है? सबसे कमजोर यही है, ठीक है। देखो मैं ना टीचर गलती से बन गया हूँ, मेरी बातों का आप लोग बुरा मत माना करो। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा भी बोल देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इनको कंचनजंगा कहने वाला था पहाड़ का नाम लेने वाला था मैं। आओ चलो देखो,
ये अपनी माता जी के साथ जाती है घूमने के लिए सब्जी मंडी में, बताया था ना। वहां उनको एक मिल जाता सांड, ठीक है, वहां मिल जाता है क्या, सांड मिल जाता है, ठीक है, ये सांड के सिंग है। और यहाँ पे हमारी कंचन खड़ी है माता जी के साथ, ठीक है, और ये इस कंचन के बाल हैं, सिंग बना रहा था वैसे तो मैं, लेकिन सॉरी, ये कंचन के कान है, ठीक है ना। अब माता जी की तरफ ये सांड जो है ना बढ़ रहा है, तो कंचन जो है अपना पुत्र धर्म निभाती है, पुत्री धर्म, पुत्र और पृथ्वी में कोई फर्क तो होता नहीं है, और इसके सींग पकड़ करके जो है ना इसको घुमा देती है, बाहुबली, ये बल्लाल देव बन जाती है अचानक से, पता नहीं कैसे इसके अंदर बल्लाल देव आ रहा है ठीक है ना। तो टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का था क्या था, सामने आने वाली मुसीबत को बहादुरी से क्या करना, फेस करना। तो विच ऑप्शन इज टू फेस डेंजर बोल्डली, है ना, इसका ये आंसर हो जाए। बुल से रिलेटेड एक और मुहावरा होता है गाइज, अ बुल इन अ चाइना शॉप, अ बुल इन अ चाइना शॉप। आप, हम जिस इलाके में रहते हैं, क्या बताऊं मैं, ऑन कैमरा पढ़ा रहा हूं मैं, हम जिस इलाके में किसी समेकी से कभी पाला पड़ा है, पढ़ता रहता है, कभी पैसे वैसे मांगे होंगे उससे, हाँ, साइड हो जाना चाहिए, ज्यादा फायदा उसी में ही है, कोई फायदा नहीं उनको, मारने का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। उनको पुलिस भी मार देना तो भी कोई फायदा नहीं है। अगर 10 रुपए हैं तो दे ही दो, क्योंकि उनको 10 रुपए की डिमांड है, क्योंकि 10 रुपए में उनका माल आ जाता है, समझ रहे हो आप लोग। तो ये चीज है, किस पे बता रहा था मैं, आप बोले नहीं, अगर ऐसे व्यक्ति को मैं यहाँ ले आ दूं तो वो बुल इन चाइना शॉप हो जाएगा, मतलब विध्वंसकारी व्यक्ति जो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, पढ़ने नहीं देगा, माहौल खराब करेगा, या जो भी करेगा ना। तो अब बुल इन चाइना शॉप का मतलब क्या होता है, आपका एक विध्वंसकारी व्यक्ति हो जाएगा। तुम्हारा भी पहला पड़े क्या, तो पहला वाला ब्लेड मार देते क्या मैं सामने एक बार क्या हुआ, सर्दियों की बात है, मैं सोचा कि पार्क में जाके थोड़ी देर बैठ के कुछ पढ़ लेता हूँ, मैं अपनी बुक लेके मैं पढ़ रहा था, और तब तक मेरे दोस्त का फोन आया, मैं बात कर रहा हूँ, अचानक से उसने फोन पकड़ लिया, और फोन मैंने इतनी जोर से पकड़ा तो वो छीन ही नहीं पाया था, तो फोन की डिस्प्ले क्या हो गई, टूट गई। फिर मैं उसको मारने के लिए मैंने बुक साइड रखी, फोन जो मेरा का, मैंने कहा 2-4 लगाऊं इसके मैं अब जरा, ठीक है, अकेले ही लगा, तब तक देखा कि वो 2-3 है, फिर मैं चुपचाप साइड होने में भलाई है। हालांकि वो जो था ना, वो इस मकान मालिक के ऑनर के नोन में था, कोई ऐसे होता है ना, कोई घर खानदान का बिगड़ जाता है, उस टाइप का कुछ था। बाद में उसने सॉरी वॉरी बोला, लेकिन उसका क्या ही फर्क पड़ता है ना, वो चीज आगे बढ़े, उनके घर वाले उनसे दुखी, हमारा सॉरी करके क्या करेंगे वो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। कल जब मैंने इनका स्टेटस देखा, मैं बहुत गौर से देख रहा था पीछे का वेन्यू क्या क्या है ना, मतलब कॉलेज का सीन था, है ना, इनकी फ्रेंड का बर्थडे था तो उन्होंने स्टेटस लगाया था, उसमें एडिटेड था, बीच में ये करिश्मा कपूर बन रही थी, वो भी देखा था मैंने। लेकिन एक प्लेस में हौज खास का सीन था, है ना, हौज खास का सीन था ना, हौज खास या कुछ इसी जगह का सीन था, ओल्ड मॉन्यूमेंट सा था कुछ, ठीक है। फिर मैंने सोचा, एट द सेम टाइम मैं सोचा कि अगर मान लो मैं अपनी वाइफ से तो वहां पे घूम रहा हूँ और ये लोग मुझे मिल जाए, क्या मूवमेंट होगा। पहले तो मुझे सफाई देनी पड़ेगी कि ये वाइफ है मेरी। अभी जब मैं ये एसी लेने के लिए गया हुआ था एक शोरूम पे, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ, ठीक है ना, तो शोरूम का जो शीशा था, गेट था, वो शीशे का था, ट्रांसपेरेंट था, मेरा दोस्त अंदर सेल्स की जॉब कर रहा था, उसने मुझे देखा, मेरी वाइफ को देखा, वो देखते ही मतलब डम फाउंडेड हो गया, ये किसको ले आया। उसका सवाल उसने बोला नहीं, उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क यही था। मैंने कहा भाई धर्म पत्नी है, ठीक है, कह रहा फिर हाँ भाभी जी नमस्ते, आओ बैठो, ये कोल्ड ड्रिंक चाय ये सब है, ठीक है, पहले क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, अगर ये शादी हो जाती है ना तो क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, अगर शकल से ना नजर आए, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का क्या होता है, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। अब मान के चलो, मैं ये टैलेंट ऑफ स्पीकिंग का क्यों बोल रहा हूँ, मान के चलो उस मोमेंट पे मान लो ये भी घूम रहा है, मैं भी घूम रहा हूँ, अचानक से हम लोगों का इंटरेक्शन हो जाता है, तो डम फाउंडेड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं ये तो मुझे कहेगी हेलो सर, लेकिन साथ में कौन है, इसको देखे लोग नर्वस होते हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर कहूंगा इंट्रोडक्शन तो कि हाँ वाइफ है, तो फिर हो सकता है कि नमस्ते मैम, क्या रिस्पॉन्स है, थोड़ी बहुत बातचीत बने ऐसा। तो अगर नहीं बोला तो ये तो टैलेंट स्पीकिंग है ही नहीं, होता नहीं, कुछ लोग मिलते हैं 10 मिनट तक चुप बैठे रहेंगे, 20 मिनट तक, फिर वो इतना ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाता है कि 20 मिनट बाद हेलो बोलने का कोई सेंस नहीं रह जाता, समझ रहे हो इस चीज को आप लोग। इसलिए ये टैलेंट ऑफ स्पीकिंग होनी चाहिए, है ना।
और एक इसी का मैंने बताया था शायद, ब्रेक द आइस बताया था क्या, चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है आपका, चुप्पी तोड़ना। फिलहाल इससे क्या हो जाएगा आपका, अगला नेक्स्ट, टेक टू टास्क, ब्रिंग टू वर्क हो जाएगा, टू रिब्यूक, ये ऑप्शन होगा इसका। इसको डांटना, वापस टेक टू टास्क मतलब मान के चलो ऑफिस है ये, काम कर रहे हैं सारे के सारे, बाहर कुछ लड़ाई होगी, सब मुंह उठा के चले गए, मैं ऑनर था, मैं वहां पे नहीं था, तब तक पूरा स्टाफ क्या कर रहा है, बाहर नजारे देख रहे लड़ाई के, है ना, दो आंटी आपस में भिड़ गई हैं, मैं आया वहां से देखा कि पूरा स्टाफ बाहर घूम रहा है, तो आई विल टेक यू पीपल टू द टास्क, है ना, टेक टू टास्क मतलब डांटूंगा मैं, अब चलो काम करो, पैसे किस बात के मिल रहे हैं, है ना। अगले बात है टू टर्न अ डीफ ईयर गाइस, और मान के चलो उसी स्टाफ में 15 तारीख को 10 तारीख को जब सैलरी का टाइम आता है, तुम चिल्ला रहे हो और मैं बहरा हो गया हूं कि सैलरी दे दो सैलरी दे दो, तो टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, अनसुना कर देना, बहरा हो जाना नहीं होता, अनसुना कर देना, ठीक है। टू पे नो हीड, हीड का मतलब क्या होता है गाइस, ध्यान न देना। फेस द म्यूजिक का तो क्या होता है गाइस, बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना, इतना ही रहने दो आप लोग, बाकी नेक्स्ट पे करेंगे। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है आपका, बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम भुगतना। थैंक यू।